गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग पॉलिटी का जो सेशन है वो करेंगे, और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो होती है वो 9 बजे यूट्यूब पे चले जाती है। ठीक है, तो 9 बजे यूट्यूब पे भी मिलेगी। थोड़ा सा हम लोग कल का जो रिवीजन कर लेंगे उसमें ये देख लेंगे कि हमने सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हल्का फुल्का ये देख लिया है कि कौन किस आर्टिकल में आता है, कौन कहाँ पे आता है। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पहले फंडामेंटल राइट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो अपना बेसिक स्टार्टिंग से फंडामेंटल राइट है। उससे पहले कल मुस्कान का आई थिंक क्वेश्चन था। मुस्कान ने पूछा था कल, जो क्वेश्चन था वो कि एलपीजी क्या थे, है ना। व्हाट वाज एलपीजी, ये क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले एलपीजी के बारे में बता देता हूँ। देखो, एलपीजी 1990-91, 1990 और बेसिकली 91, 91 में कंप्लीटली आए थे। 1990-91 के आसपास इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए गए थे अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए थे, इसको सुधार ही कहते हैं बेसिकली। एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। अगर इसको सिंपली पढ़ा जाए तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, अर्थव्यवस्था को प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको अलाउ करना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण करना, निजीकरण करना और उदारीकरण करना। तो ये तीन काम हमने किए थे 1990-91 में। उससे पहले तक इंडियन इकोनॉमी जो थी उसमें बड़ी व्यवस्था नहीं थी। उससे पहले इंडियन इकोनॉमी क्या मानती थी 1990-91 से पहले, कि भले ही हमारे पास कार ना हो, हम साइकिल में जाएंगे, पर साइकिल कैसी होगी, मेड इन इंडिया हो। तो मेड इन इंडिया पे फोकस ज्यादा था। 1991 के बाद ये आया था कि हमारे पास कार होनी चाहिए, क्योंकि हमें विश्व के साथ शामिल होना है। अब ये कार चाहे तो हम कहीं से एक्सपोर्ट करें, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी बना के दे, पर हमारे पास कार होनी चाहिए। इसे हमने कहा एलपीजी रिफॉर्म्स। और हमने कल के टॉपिक में इन एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या फर्क फंडामेंटल राइट्स पे पड़ा ये देखा था। और मैंने आपको एक सिंपल लाइन बताई थी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सप्रेस हुए हैं एलपीजी रिफॉर्म से, आप ये लिखेंगे। यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर दुष्प्रभाव पड़ा या उनका संकुचन हुआ है, ये लाइन आप लिखेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हमने इसके बारे में बात नहीं की थी। आज हम ये टॉपिक नहीं, इससे आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। आज हम बेसिकली अपने समानता के अधिकार, इक्वालिटी के अधिकार से बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे समानता का अधिकार। मूल अधिकार चल रहे थे और उसमें पहले हम बात करेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार के बारे में बात करेंगे और इसमें एक एक आर्टिकल को लेकर चलेंगे, क्योंकि अधिकारों से आने का क्वेश्चन चांसेस ज्यादा हैं आपके। ठीक है, मूल अधिकारों से खासकर वनडे एग्जाम्स में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मूल अधिकारों से। तो मूल अधिकारों वाला लगभग सारा का सारा पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब फंड जो अपना मूल अधिकार है उसमें समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सब समान होंगे। इसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं, तो कुछ की बात हमने करी थी कल, उसी से मैं लेके चलूंगा। इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं उसमें पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये दो चीजें आती हैं। ठीक है, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, ये दोनों के बारे में हमने कल पढ़ा था। फिर मैंने उल्टा भेदभाव भी आपको बताया था। तो अनुच्छेद 14 बेसिकली लॉ या कानून से संबंधित अधिकार है, जो क्या कहता है, जो कहता है सब लोग कानून के सामने बराबर होंगे। इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑल विल बी सेम। किसी के साथ कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा कानून के क्षेत्र में। कोई गरीब हो अमीर हो, चोरी की सजा उसे दी जाएगी तो आईपीसी के तहत ही दी जाएगी, दोनों को बराबर सजा मिलेगी। ये जरूर कहता है आर्टिकल 14 कि हाँ, अगर किसी गरीब की मजबूरी रही है और उस मजबूरी को माफ किया जा सकता है, तो फिर क्योंकि वो गरीब है इस हिसाब से उसके साथ थोड़ी सी सहानुभूति बरती जा सकती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इस तरीके से हमने कल आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 14 जो है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी ज्योति आर्य, आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में कल बात कर चुके थे, जो अपना लॉ बेसिकली। आर्टिकल 14 का मतलब सीधे सीधे अगर आपको एक हेडिंग डाल के लिखनी हो तो आप इतना लिख लेंगे, विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समानता, इतना आप आर्टिकल 14 में हेडिंग डाल के लिख लेंगे, बस हो गया। विधि के समक्ष समानता या समता, विधि के समक्ष समता। बोर्ड को आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इधर उधर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। जो व्हाइट बोर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हैं अगर आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है इक्वालिटी।
इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस एक लाइन को याद रख लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बस एक लाइन, केवल एक लाइन, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ड्रॉ नहीं करना है आपको, आपको केवल जूम इन या जूम आउट करना है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए अलाउ किया हुआ है कि आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग शिफ्ट कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो शिफ्ट मत कीजिएगा, किसी वर्ड को शिफ्ट मत कीजिएगा, केवल व्हाइट बोर्ड को अप एंड डाउन कर सकते हैं आप, ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है ना। चलिए, आर्टिकल 14 अपना कल हमने अच्छे से बात करी हुई थी, तो आर्टिकल 14 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 15 की तरफ, ठीक है। अब देखो, आज हम आर्टिकल 15 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 14 मैंने बस हेडिंग डलवा के लिखवा दिया, कल हमने इस पर बात करी थी। आर्टिकल 15 से बात करते हैं। आर्टिकल 15 बेसिकली एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, या फिर हम इसमें भेदभाव का निषेध करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऑफ चीज बनेगी इसमें, भेदभाव का विरोध। अब विरोध भी नहीं, इसके लिए अगर एग्जैक्ट वर्ड लिया जाए तो भेदभाव का निषेध, यानी कि मना किया गया है इसमें कि स्टेट कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव का निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। ये कहा गया है कि राज्य, और ध्यान रखिएगा राज्य का मतलब यहाँ पर सेंटर भी होता है, स्टेट भी होता है। मैं आपको थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे जाके ये राज्य बहुत बार आएगा। सो व्हाट इज राज्य? जो राज्य या स्टेट फंडामेंटल राइट में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो होता क्या है, जिस राज्य के बारे में कहा गया है वो राज्य है क्या। तो आपके दिमाग में सबसे पहले सेंटर गवर्नमेंट आएगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उसके आसपास के लोग, कैबिनेट, सरकार, संसद, ये सब राज्य हैं। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर वाली लॉ भी याद कीजिए, किसी भी राज्य का राज्य सरकार, ये भी क्या है, ये भी राज्य है। राज्य क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि सरकारी कंपनियां, कोई भी सरकारी चीज, गवर्नमेंट चीजें, सरकारी, मैं केवल सरकारी लिख देता हूँ, पब्लिक एंटिटीज इसको हम कहते हैं, कोई भी सरकारी चीज, ये सब क्या है, आपके राज्य की डेफिनेशन में आते हैं, ये सब राज्य हैं। और इनमें से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, किसी को भी भेदभाव करने के लिए मना किया गया है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सिंपल सी लाइन ये है, ठीक है। तो भेदभाव का निषेध किया गया है। अब इस भेदभाव का जो निषेध किया गया है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी की डेट में ये डिबेट और बड़ी हो गई है, ठीक है। अब कैसे हो गई है देखो, क्योंकि भेदभाव का निषेध किया गया है, और अभी आपको पता है कि आज की सिचुएशन में आपको इंडिया के अंदर ये पता है कि भारत के अंदर अभी जो SC है, ST है, OBC है, इन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके साथ साथ एक नई जो चीज आई है वो है EWS कम्युनिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास पैसे थोड़े से कम हैं, उनको भी विशेष जो है उपचार दिया जा रहा है। तो ऐसे में भेदभाव का आधार क्या बनाया जाए, किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप, ठीक है, किस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले तो क्या चुनेंगे कि ये जो भेदभाव है, इनके आधार क्या होंगे, किस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, बेसिस क्या है, क्या लिखा गया है आर्टिकल 15 में, तो सुनिए। आर्टिकल 15 में लिखा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, इन लाइनों को याद रखते जाइएगा, ये वर्ड आपको याद रखना है, उनकी प्रजाति यानी कि मूल वंश, किसी भी प्रजाति से जिससे वो आते हैं, रेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी जाति यानी कि कास्ट, उसके अलावा उसका जेंडर यानी कि लिंग, और उसके अलावा उसका जन्म स्थान यानी कि बर्थ प्लेस, इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता राज्य किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, उसकी प्रजाति यानी कि रेस, उसकी जाति, कास्ट, लिंग, जेंडर, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर राज्य ने कोई योजना शुरू की, तो उसको वो इस आधार पर आपको मना नहीं कर सकता कि आप तो हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम नहीं हैं। प्रजाति, आप कौन सी रेस से आते हैं उसके आधार पर, जाति, आप कौन से कास्ट से आते हैं, आप महिला है या पुरुष, आपका बर्थ प्लेस क्या है, इस आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार की किसी भी कंपनी में कहीं भी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल ही आपको बताया था कि राज्य विशेष तरीके से किसी दलित, कुचले, शोषित, दबे हुए इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उसे हम समानता के रूप में देखते हैं, असमानता के रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन आधारों पर, तो इसके अलावा क्या होगा सर, मतलब इसमें कहीं भी रुपया तो लिखा ही नहीं गया है, आर्थिक आधार तो लिखा ही नहीं गया है। इसका मतलब राज्य चाहे तो आर्थिक आधार पर भेदभाव कर सकता है, इस लाइन को दिमाग में संभाल के रखिएगा। अगर राज्य चाहे तो किसी के पद के आधार पर उससे भेदभाव कर सकता है, ठीक है। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 ही चीजें हैं जिनके आधार पर राज्य को भेदभाव करने से मना किया गया है। बाकी किसी आधार पर राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है।
ठीक है, चलिए। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि राज्य को और चीजों पर भेदभाव करना चाहिए, ठीक है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि लिखा क्या गया है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है और हमें लिखा हुआ ही मानना होता है। अच्छा, इसमें आर्टिकल 15 के अंदर ये तो लिखा है, आर्टिकल 15(1) में ये सारे आधार भी बताए गए हैं। इसी आर्टिकल 15 में एक सब क्लॉज है 2, या क्लॉज 2 कह लीजिए। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसमें कुछ स्थान बताए गए हैं जिन स्थानों पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर इन स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव हो तो वह सरकार से इस बारे में बात कर सकता है, एफआईआर करवा सकता है, रिपोर्ट लिखवा सकता है। कौन से ऐसे स्थान हैं जहां भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो कोई दुकान या फिर कोई शॉप, कोई भी दुकान, अगर वो दुकान खोली गई है तो ऑब्वियसली उसने लाइसेंस लिया होगा। और ऐसी स्थिति में क्योंकि उसने दुकान खोली हुई है, इसीलिए वो क्या नहीं कर सकता, वो अपनी दुकान पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपनी दुकान पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई होटल है तो होटल के अंदर भी भेदभाव नहीं होगा। आधार यही रहेंगे अभी भी, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान। इस आधार पर किसी भी होटल में भेदभाव नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, प्राइवेट रेस्टोरेंट नहीं है, कोई सिंपल रेस्टोरेंट है जहाँ लोग जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आप किस रिलीजन से हैं या किस जाति से आते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जो पब्लिक है और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लाइक थिएटर, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई कोई पब्लिक चीज है, यानी कि सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, ठीक है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जो चीजें बनाई गई हैं उनमें भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके अंदर भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा जो पहले के लोग थे वो कुआं का इस्तेमाल करते थे, तो तब के हिसाब से कुआं लिखा गया है। तालाब, ठीक है, कोई पब्लिक, कोई भी तालाब है वो ऑब्वियसली क्या होगा, स्नान घाट पब्लिक ही होंगे, ठीक है। कहीं पे नहाने वाली चीजें हैं, स्नान घाट है। उसके अलावा सबसे जबरदस्त और इम्पोर्टेंट है रोड, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे रोड के साथ भी भेदभाव होता था, ठीक है। अंग्रेज अलग रोड में चलते थे और बाकी अलग जगह चलते थे। और इसके अलावा भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें सरकार का पैसा लगा हो। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज के लिए पैसा दिया है तो हम ये लिखेंगे कि सार्वजनिक वित्त से संचालित, सार्वजनिक वित्त मतलब सरकार के पैसे से संचालित कोई भी चीज हो जिसको सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाया गया है, तो उसमें जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक उपयोग से तो महिला और पुरुष शौचालय भी बनाए जाते हैं, महिला शौचालय अलग और पुरुष शौचालय अलग, तो ये सर अलग अलग शौचालय, तो लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ ना। तो ये भेदभाव नहीं है, दिमाग में रखिएगा, दिस इज नॉट भेदभाव, ठीक है। ये प्लेस विशेष रूप से बनाए गए हैं, सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं। अगर महिला शौचालय या पुरुष शौचालय लिखा गया है तो इसका मतलब है कि इनको विशेष रूप से एक खास जाति के लिए, एक खास लिंग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम पब्लिक एंटिटी नहीं कहेंगे, पब्लिक एंटिटी फॉर समवन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। हाँ, टेम्पल्स में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन टेम्पल्स के बारे में इसमें ऐसा नहीं आता है, वो रिलीजियस प्लेसेस के अंदर आता है, यहाँ पर नहीं। अब टेम्पल इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी इस बारे में बहस होती है, आप किसी भी केस को अगर उठा के देखेंगे, जैसे कि कॉमन, आपने एक सबसे कॉमन क्वेश्चन देखा था उसमें, अभी केरल के अंदर का जो केस था वो आया था, ठीक है, सबरीमाला विवाद। तो उसके अंदर जो आता है वो आता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन उसमें भी ये कहा है कि जो आपके मंदिर हैं वो एक कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थान तो है ही, और क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान है इसीलिए वहां भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि अब कुछ मंदिरों में क्या होता है ना, वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं रिलीजन के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और वहां का कोई फिक्स नियम है, रूल है, तो ऐसे में कुछ छूट उनको दी जा सकती है, ठीक है। वो नाम यहाँ मेंशन नहीं है इसमें कहीं भी, आपको ये जो नाम यहाँ लिखे गए हैं इनमें से किसी में भी मंदिर आपको नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली मंदिरों में जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिटर्न है वहां ऐसा नहीं लिखा है कि मंदिरों में जाने से आप मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट इनकी व्याख्या करता है तो वो जरूर कहता है कि क्योंकि मंदिर भी सार्वजनिक उपयोग के स्थान है, इसीलिए मंदिरों में भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखो 15(2) में क्या लिखा है, स्थान। अब 15(3) और 15(4) दो और हैं, इसी आर्टिकल 15 के अंदर ही दो और सब आर्टिकल हैं या सब क्लॉज, इनको क्लॉज कह सकते हैं आप इसके, 15 का क्लॉज 3 और 15 का क्लॉज 4। इसके अंदर भी कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे 15(3) में खास कर से ये कहा गया है क्योंकि हम असमानता के खिलाफ हैं, हम तो समानता ला रहे हैं, ऐसे में अगर हमें किसी महिला को विशेष अधिकार देने हो, वरना आप कहेंगे सर समानता की तो धज्जियां उड़ा दी महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके, या आप कहें बच्चों को तो आपने फ्री शिक्षा दे दी, बड़ों को क्यों नहीं दी। तो महिला और बच्चों को विशेष अधिकार या उनके लिए विशेष तरीके के लॉ बनाए जा सकते हैं,
महिला और बच्चों के लिए विशेष लॉज बनाए जा सकते हैं, ऐसा किसमें लिख दिया? 15(3) में लिख दिया। ठीक है, 15(3) में लिख दिया। ऐसे ही क्योंकि SC ST OBC को आरक्षण है तो 15(4) में लिख दिया गया कि समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, जो डिप्राइव्ड क्लास है समाज की, उनका संरक्षण, समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण। अब समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण करने का प्रावधान कर दिया 15(4) में। तो इसका मतलब ये हुआ कि SC ST OBC रिजर्वेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो फीमेल रिजर्वेशन है, बच्चों को फ्री एजुकेशन है, ये भी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि संविधान के अंदर लिखा गया है। हालांकि ये आपको याद रखना है, पहले संविधान संशोधन से हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951। फैक्चुअल डाटा है, अगर याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें, महिला और बच्चों का 15(3) और 15(4), इन दोनों को किससे जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जो कि कब हुआ? 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 में हुआ था। तो 1951 के संविधान संशोधन से किसको जोड़ा गया था? महिलाओं और बच्चों के लिए और समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए दो प्रावधान जोड़े गए, 15(3) और 15(4). अब देखिए, ये समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण करने का प्रावधान जो कि 15(4) है, इसका सीधे सीधे रिलेशन आपका आता है चंपकन दोराईराजन केस से। कौन से केस से? चंपकन दोराईराजन। इस वाले केस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं अलग से आपको सारे केस पढ़ा दूंगा। चंपकम दोराईराजन, चंपकन दोराईराजन वर्सेस मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास, चेन्नई वाला जो रीजन था वो। ये केस हुआ था आपका 50-51 के आसपास ही, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ ही। तो चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था, इस केस के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। मैं आपको लगभग सारे केस पढ़ाऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो जब आप ये उतार रहे हैं ना 15(4) और 15(3), तो 15(4) वाले में अलग से स्टार लगा के लिख दीजिए, इससे एसोसिएटेड केस कौन सा है? चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, चंपकम दोराईराजन वर्सेस या बनाम मद्रास राज्य केस, चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य, या चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस है 1950-51 का। इस केस में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब अलग से हम पूरे केस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप जो है वो कर लीजिए, ताकि अगली बार आपको याद रहे कि हाँ ये केस इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसमें क्या बात करनी है, क्यों करनी है, वो हम पढ़ लेंगे, उसके बारे में कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये सब तो कर दिया, मतलब आर्टिकल 15 के अंदर आपने महिलाओं के लिए, समाज के वंचित वर्गों के लिए संरक्षण का प्रावधान तो कर दिया। क्या इसके अलावा भी कुछ है? अनुच्छेद आर्टिकल 340 के अंदर, ठीक है, ये फैक्चुअल डाटा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आर्टिकल 340 भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, कैसे जुड़ा हुआ है सर आर्टिकल 340? क्योंकि समाज का जो शैक्षिक पिछड़ा वर्ग है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ठीक है, मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समाज का शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग या सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, कौन सा? एक तो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिनको सोसाइटी ने पीछे धकेल दिया हो, उनके जाति या किसी भी रीजन से जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, या ऐसा कोई वर्ग जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो, उनके लिए भी विशेष प्रावधान है आर्टिकल 340। और ऐसा ही SC और ST के लिए भी विशेष प्रावधान है, कहाँ? 340 में। तो आप आर्टिकल 340 को 15(3) और 15(4) से जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 340 को जो है उसको आप इनसे जोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ फैक्चुअल डाटा के दूर एक छोटी सी डिस्कशन के अंदर भी लेके चलूंगा, जहाँ आपको कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये बताइए कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ग पिछड़ा वर्ग है? पिछड़ा वर्ग समझ रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग, जिसके लिए OBC वर्ड का यूज होता है। SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, OBC वर्ग की बात कर रहा हूँ। ये OBC वर्ग का कैसे पता चलेगा, मतलब क्या हम कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर OBC वर्ग से रिलेटेड दो आयोग या दो कमीशन बहुत ज्यादा फेमस है, जिनके बारे में आपको याद करके जाना है। पहला, जिसका नाम है काका कालेलकर कमिटी, काका कालेलकर कमिटी। ठीक है, काका कालेलकर कमेटी का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग से है। और ये कब बनी थी? 1953 में। ठीक है, क्योंकि नेहरू जी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और नेहरू जी का जो नेचर था वो काइंड ऑफ सोशलिस्टिक था, समाजवादी रुख था, और समाजवादी होने की वजह से उनका समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति सोचना थोड़ा ज्यादा था। इसीलिए उन्होंने कमेटी बनवाई, काका कालेलकर की जो कमेटी थी, उन्होंने पिछड़े वर्ग की पहचान बताई, और उन्होंने बेसिकली सामाजिक आधार ही बताया था, जो कॉमन सामाजिक आधार है, समाज का वर्ग है, उस आधार पर। दूसरा जो सबसे फेमस है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया पे बहुत बड़े लेवल पे विरोध भी हुआ, सपोर्ट भी हुआ, और जिसने पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स को मतलब प्रभाव डाला जिसने, वो थी जनवरी 1979 का एक जो
कमिटी थी वो, और इसके नाम से बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी इंडिया के अंदर हुई थी। इसमें कमिटी के जो हेड थे, जिनके नाम पर कमिटी भी है, उनका नाम है बिंदेश्वरी। इस नाम को याद कर लीजिएगा, इसका लास्ट नाम आपने सुना भी होगा इनका, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसे कहा जाता है मंडल कमीशन या मंडल आयोग। और अगर आपने कभी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपने मंडल कमंडल की राजनीति करके एक वर्ड सुना होगा। वो मंडल कमंडल राजनीति जो है वो बेसिकली यहीं से लिंक्ड है। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 1979। अब सोसाइटी के अंदर इनका सपोर्ट भी हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जो मंडल कमीशन है, बेसिकली इन्होंने सबसे पहले समाज में पिछड़े वर्ग के 3 आधार बताए। ठीक है, कितने आधार? पिछड़ा वर्ग 3 आधार पर होता है। पहला आधार है आर्थिक आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, मंडल कमीशन के अंदर यह बताया गया था कि समाज में आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए लोग हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, कुछ एजुकेशनली वीकर हैं, और कुछ सोशली वीकर हैं या सोशली बैकवर्ड हैं, जिनको हम सामाजिक रूप से कहेंगे। तो पहली बार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या बीपी मंडल कमीशन ने यह बताया था कि समाज में 3 तरीके से पिछड़ापन है। पहला आर्थिक, दूसरा शैक्षिक, तीसरा सामाजिक। दैट इज इकोनॉमिकली वीकर या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसके अलावा एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और लास्ट सोशली बैकवर्ड क्लास, यानी कि 3 तरीके की हैं। अब देखिए, जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अलावा जो प्राइवेट होती हैं वो, ऐसे में आरक्षण का प्रावधान अल्पसंख्यकों की संस्थाओं में, इस तरीके से जो संस्थाएं होती हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। यानी कि अब देखिए, कोई चीज ऑलरेडी, एक स्कूल बनाया गया एससी के लिए, उसमें अलग से रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? या फिर कोई सेंट्रल स्कूल है जिसके लिए सिंपली जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ी सी टफ है, हार्ड है, और जिसके अंदर एडमिशन बाई रिटन एग्जाम होता है, इस तरीके से, या कोई प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला हुआ है, तो उसमें एग्जैक्टली उसको थोड़ा सा रियायत दी गई है कि वहां जो रिजर्वेशन है उसको फॉलो ना किया जाए। ये लिखा हुआ है 15(5) में, आर्टिकल 15(5) में। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 के अंदर 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) ये आते हैं, और इनके बारे में हमने लगभग लगभग पढ़ लिया है। तो आर्टिकल 15 अपना लगभग लगभग कवर हो चुका है। ठीक है, अगर आर्टिकल 15 के अंदर से कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, मैंने इसके बारे में लगभग सारी बातें कर ली हैं। आर्टिकल 15 1 2 3 4 लगभग सब पढ़ लिया है हमने। ठीक है, अगर पूछना हो कुछ तो इसके अंदर से आप चैट के अंदर भेज सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आगे आर्टिकल 16 के अंदर, जो कि बड़ी डिबेट है, और आर्टिकल 16 अपने आप में बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग जाएगी वो जाएगी अपनी अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। 15 लगभग हमारा पूरा कवर हो गया है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 को। ठीक है, अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16 आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले तो कॉमनली आर्टिकल 16 की लैंग्वेज क्या है, क्या लिखा गया है, वो पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 16 में जो सबसे सरल लिखा गया है वो लिखा हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, यानी कि पब्लिक या गवर्नमेंट की जॉब में जो भी होगी वहां अवसर की समानता होगी। इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी। यानी कि सिर्फ इसलिए कि आप किसी खास वर्ग से आते हैं, जाति से आते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा नौकरी में। सबसे सरल भाषा में इसको समझा जाए तो नौकरी में आरक्षण या नौकरी में समानता, इससे संबंधित ये चीज है। यहाँ पर समानता की बात की गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि सब बराबर है, अवसर की समानता सबको दी जाएगी। और अवसर की समानता सबको देने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं उनको समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी जात से आए, किसी भी धर्म से आए, किसी भी वर्ग से आए, किसी भी जन्म स्थान से आए, उनको क्या दिया जाएगा? उनको प्रॉपर जो है वो अवसर की समानता दी जाएगी। अब ये अवसर की समानता कौन देगा सर? अवसर की समानता राज्य देगा। देगा कौन? राज्य देगा। यानी कि प्राइवेट कंपनियों में ये जो है अवसर की समानता हो भी सकती है, नहीं भी। अच्छा, किसको देगा? नागरिकों को देगा। ठीक है, किसको देगा? नागरिकों को देगा। किसके अंतर्गत? जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंतर्गत, यानी कि राज्य के अंतर्गत देगा। ये एक एक वर्ड अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, और अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। कौन देगा? राज्य। किसको देगा? नागरिकों को। कहाँ देगा? राज्य के अंतर्गत देगा। किस में देगा? नियुक्ति में और रोजगार में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर। किसी को रोजगार देना है और नियुक्ति देनी है तो नियुक्ति और रोजगार के अंदर। ठीक है, ये आरक्षण या ये अवसर की समानता दी जाएगी। समान अवसर होंगे सबके लिए, मतलब कोई जर्नल से हो, कोई एससी हो, कोई एससी एसटी हो, कोई ओबीसी हो, उनको जो है ये प्रावधान दिया जाएगा।
ठीक है, तो राज्य के द्वारा मिलेगा, राज्य के अंतर्गत मिलेगा, नियुक्ति और रोजगार में मिलेगा। ठीक है, और किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो इस बार ध्यान रखिएगा, धर्म है, प्रजाति है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये सारे वर्ड हमने पहले सुने हुए हैं आर्टिकल 15 के अंदर? याद कीजिए, आर्टिकल 15 में लिखा था हमने धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये सब लिखे हुए हैं। इसके अलावा दो नए वर्ड जोड़ दीजिए आप यहाँ। आर्टिकल 16 में वो पुराने वाले जो आधार हैं वो तो है ही है, दो नए हैं। पहला उद्भव, पहला है उद्भव, यानी कि आप कहीं और से आए, इंडिया के अंदर रहने लगे। और दूसरा निवास, निवास का मतलब होता है कि आप बिहार से हैं तो इस वजह से आपको उत्तराखंड जॉब देने से मना नहीं कर सकता। अब इसके अंदर आपको याद आ रहा होगा, अरे हमसे तो स्थायी निवास भी लिया जाता है, डोमिसाइल लिया जाता है, और उसके बाद तो डोमिसाइल वालों को पहले प्रायोरिटी देते हैं। वो अलग चीज है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पर आप कहाँ से आए और आप कहाँ के निवासी हैं, इस आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपको अवसर की समानता मिलेगी। सिंपल है इतना, बहुत बढ़िया। तो किसी भी पद के लिए, वर्ग के लिए जो संसद है उसको ये छूट है कि वह निवास के आधार पर ऐसा कर सकती है कि उत्तराखंड के लिए, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी में ये कहे कि नहीं, हम सबसे पहले 50% लोग केवल उत्तराखंड के रखेंगे। ठीक है, तो ये तो निवास के आधार पर भेदभाव हुआ ना। अगर यूके ट्रिपल एससी या यूके पीसीएस, कोई भी यूपीपीसीएस ये कहने लग जाए कि नहीं सर, हम तो 50%, 70%, 90% अपने स्टेट के लोगों को रखेंगे, तो ये तो निवास के आधार पर भेदभाव है। इसके बारे में लॉ बनाने का अधिकार संसद को है। यानी कि जब तक संसद नहीं कहेगी, पार्लियामेंट नहीं कहेगी कि ठीक है बिहार में, यूके में, यूपी में केवल वहीं के लोगों को 90% रोजगार दिया जाए, तब तक वह राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी जॉब में ये देखते हैं कि पहली प्रायोरिटी उसी राज्य के लोगों को दी जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि उसके लिए संसद से पहले परमिशन ली जा चुकी है। ठीक है, उसके लिए पहले संसद से परमिशन ली जा चुकी है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसको सन ऑफ द सॉइल का कंसेप्ट भी कहते हैं। तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले अगर कहीं मेंस आंसर में लिखेंगे सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल को भूमि पुत्र का कंसेप्ट भी कहते हैं, इसको हिंदी में भूमि पुत्र कहते हैं। तो भूमि पुत्र या सन ऑफ द सॉइल का कंसेप्ट भी कहते हैं, अगर कभी वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब सर आर्टिकल 16 के अंदर ये सब कुछ लिखा तो हुआ है, लेकिन आरक्षण तो दिया जाता है ना। तो आरक्षण का प्रावधान भी इसी आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 16(4) के अंदर। आर्टिकल 16 का चौथा जो भाग है वहां लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि नागरिकों का कोई पिछड़ा वर्ग, नागरिकों के अंदर ऐसा कोई पिछड़ा वर्ग अगर हो, ऐसा कोई अगर पिछड़ा वर्ग हो जो कि राज्य के अंतर्गत आता हो और पिछड़ा वर्ग है, तो उसको नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण दिया जा सकता है। अगर नागरिकों का कोई वर्ग, अ क्लास ऑफ सिटीजन्स इन डिप्रेस्ड क्लास या डिप्राइव्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग में कोई आता है, बैकवर्ड क्लास, तो आरक्षण या रिजर्वेशन कैन बी गिवन इन वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो उसको अलग अलग जॉब्स में आरक्षण दिया जा सकता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे आरक्षण कहाँ है, तो आर्टिकल 16(4) के अंदर सरकारी सेवाओं में, गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये आरक्षण का प्रावधान तो किया गया है, इसके सामने एक हेडिंग डालिए केस। इससे रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, आरक्षण से संबंधित एक केस है, और उस केस का नाम क्या है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यानी कि इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ, इंदिरा साहनी केस भी कहते हैं हम इसको कॉमनली, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ठीक है, ये 1992 के अंदर केस लड़ा गया था, 1992 के अंदर, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बहुत बड़ा केस है, मतलब एक तरीके से इस केस ने रिजर्वेशन से रिलेटेड जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे आपको सबसे पहले यही केस दिखाई देगा, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी। तो ये आपको याद रखना है। इंदिरा साहनी केस में जो चीजें आई थी उसमें ये पता चला था कि जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो पहले कहा गया था कि 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, कहीं भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, टोटल आरक्षण 50% ही होना चाहिए। अब हुआ क्या देखिए, 1955 के दौरान, 1955 में राज्य ने, या सेंटर में आप कह सकते हैं कि क्या हुआ, 22.5% का आरक्षण एससी कास्ट को दे दिया, एससी और एसटी को दे दिया। फिर 1990 आया, नरसिंह राव गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया था, नरसिंह राव गवर्नमेंट से पहले भी 27% का आरक्षण, 27% के आसपास का आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। और 10% का आरक्षण जो अभी भी दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को दे दिया।
तो नरसिंह राव गवर्नमेंट ने सबसे पहले 10% का आरक्षण दे दिया। अब दे दिया तो इस आरक्षण को जोड़ लीजिए, और जैसे आप इस आरक्षण को जोड़ेंगे आप पाएंगे कि ये तो काफी ज्यादा हो गया है। मतलब पहले 22%, फिर 27%, ठीक है, 22, 27 और उसके बाद 10, तो ये आपका लगभग लगभग 59% के आसपास पहुंच गया, या 60% के आसपास, 59.5%। ये तो 60% पहुंच गया आरक्षण, जबकि आरक्षण की लिमिट कितनी है? 50, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो तुरंत जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वहां इस पर डिसीजन दिया, इंदिरा साहनी केस पर, और उन्होंने कहा कि ये जो 10% का आरक्षण है इसको बंद कीजिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसीलिए 1979, आप कह के चलिए 1990, 1990 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो अभी चल रहा है वो दे दिया गया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दिया था, रद्द कर दिया था, क्या कहकर कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में रद्द किया था, वो था प्रोन्नति में आरक्षण। जैसे आपने आजकल भी सुना होगा प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होता है ना, उस प्रोन्नति में आरक्षण को भी 1990 में या इंदिरा साहनी केस 1992 के आसपास, इस केस में प्रोन्नति में आरक्षण को भी रद्द कर दिया, और 1990 के आसपास जो 10% आरक्षण दिया गया था उसे भी रद्द कर दिया। तो इंदिरा साहनी केस में दो बड़ी डिसीजन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला, जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था उसे बंद कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, और प्रोन्नति में जो आरक्षण था, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था उसे भी क्या कर दिया? नल एंड वॉइड कर दिया। फिर इसी से रिलेटेड एक और केस आप याद रखेंगे 2005 का। 2005 का जो केस है वो क्या है आपका? नागराजनवाद कहते हैं उसको, ठीक है, नागराजनवाद। ठीक है, इस केस को भी याद रखिएगा, ये भी आपका जो था प्रोन्नति में आरक्षण से ही था। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद फिर आपको याद रखना है 1993, 1990 और 92 में ये चल रहा था, तो 1993 में सरकार ने इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी कह सकते हैं, या और चीजें भी, तो क्या किया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करी थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको बनाया गया 102 संविधान संशोधन, जो कि अभी 2018 में किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है, संवैधानिक जो तंत्र है, संवैधानिक बॉडी बन गया है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में भी लिख लीजिए। कब बना था ये? 1993 में बना था, 14 अगस्त 1993 को बना था। और अभी 102वें संविधान संशोधन 2018 के बाद इसको संविधान में जगह दी गई है। और संविधान में इसको कहां पर जगह दी गई है? अनुच्छेद 338 का बी, अनुच्छेद 338 क्लॉज बी के अंदर जगह दी गई है। और जो बिल था वो कौन सा था? 123वां संविधान संशोधन था। बिल था 123वां संविधान संशोधन, और जो पास हुआ वो था 102वां संविधान संशोधन। तो आपको याद 102 रखना है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 बिल था, और इसमें क्या किया गया? जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी गई थी। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनता कैसे है? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, प्लस एक उपाध्यक्ष होते हैं, प्लस 3 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जिनको राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस तरीके से बना होता है। ठीक है, इसके बारे में भी लगभग आपको आर्टिकल 16 के आसपास ही मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? पिछड़ी जाति से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी और जाति से उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं, इसी कास्ट के लिए बना हुआ है, उसी कास्ट से होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही जो SC ST है कमीशन, वहां सभी जगह ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो आरक्षण से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर फिर कभी डिस्कशन करेंगे, और कुछ सुझावों के बारे में भी बात करेंगे। पर इसी के अलावा एक छोटी सी चीज इसी आर्टिकल 16 के अंदर जो आती है वो है आर्टिकल 16 का 5। 16(4) तो पढ़ दिया, 16(5) इसमें क्या है? धार्मिक संस्थान जो है, धार्मिक संस्थाएं जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, वहां आरक्षण दिया जा सकता है। कैसा आरक्षण? अब जैसे मेरा मंदिर है,